विरेचन सेकेंड प्योरिफिकेटिव प्रोसीजर है पंचकर्मा की सीरीज में। वी ऑलरेडी नो विरेचन इज एडवाइज्ड फॉर पित्त विशेषण और एनी अदर दोषास जो पित्त के साथ एसोसिएट होकर विशेट हो रहे हैं, उनकी प्योरिफिकेशन के लिए भी विरेचन जो है एडवाइज किया जाता है। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पूर्व कर्मा ऑफ विरेचन। हम वो सारे स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विरेचन के प्रधान कर्म के दिन तक आने से पहले कौन से वो सारे स्टेप्स जो हैं हमने फॉलो करने हैं। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म का मतलब है कि आपने अपने पेशेंट को पूरा अभी प्रिपेयर कर लिया है, उसकी बॉडी को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो आप दीपन से, आम पाचन से, फिर अभ्यंतर स्नेहन से, बाह्य स्नेहन से, स्वेदन से, और उसको विश्राम काल भी दे चुके हैं ताकि जो कफ का उत्क्लेश हुआ था स्नेह की वजह से वो भी अभी नीचे आ गया है। तो अभी वो दिन आ चुका है जब आपने पित्त का शोधन करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिका नड्डा है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और पंचकर्मा कंसल्टेंट हूँ। तो आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि विरेचन के दिन कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मेडिसिन देने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन रखनी है, और जब उसको विरेचन हो जाता है तो पूरा दिन जो है उसकी क्या प्रिकॉशंस के साथ साथ कैसे डिसीज़न लेना है कि पेशेंट की जो है, आपके पेशेंट की जो शुद्धि कौन सी हुई है, अल्प शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या प्रवर शुद्धि हुई है। सो ये सारे पॉइंट जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। प्रधान कर्म स्टार्ट्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विरेचन द्रव्या टिल द स्टॉपेज ऑफ विरेचन वेगा। तो प्रधान कर्म को समझिए। प्रधान कर्म का मतलब है मेन कर्म, जो मेन आपने प्योरिफिकेशन करनी है, ठीक है। इस दिन तक आने से पहले आपने तैयारी करनी है, जो कि सारा पूर्व कर्म के अंदर हम उसको समझते हैं और करते भी हैं। तो प्रधान कर्म शुरू होता है जब आपने औषधि दे दी और जब जो है आपके मरीज का जो वेग है वो खत्म हो गया है, वो सारा प्रधान कर्म है। तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स जो है ज़रूरी फॉलो करने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं समझने के लिए। आज जो है हम कुछ ये पूरा प्रधान कर्म 5 स्टेप्स में हम समझने वाले हैं और 3 क्लासेस में इसको मैं कवर करूँगी, ठीक है। तो वो स्टेप्स होंगे विरेचन योग सेवना, मतलब पेशेंट को आपने विरेचन का जो योग बनाया है, औषधि का जो योग बनाया है, उसकी अग्नि को और कोष्ठ को समझने के बाद उसको खिलाना है। आतुरो परिचर्या मीन्स आपके आतुर की उस दिन क्या परिचर्या रहेगी, वो कितने बजे उठेगा, फिर क्या क्या स्टेप्स जो है हमने फॉलो करने हैं, और औषधि देने के बाद उसका निरीक्षण कैसे करना है, मतलब ऑब्जर्वेशन रखनी है उसकी, वो समझेंगे। उसको जो मेडिसिन दी है उसके जीर्ण और अजीर्ण लक्षणों को देखेंगे और वेग निर्णय जो है हम करेंगे। मतलब हमने डिसाइड करना है कि आपने जो है पूरा जो प्रोसेस फॉलो किया उससे पेशेंट की प्रवर शुद्धि हुई, मध्यम हुई या अवर शुद्धि हुई है। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये ऐसे देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ सम्यक अयोग एंड अतियोग लक्षणा, और विरेचन व्यापक और उसका प्रतिकार कैसे करना है, ठीक है। सो आज का जो फर्स्ट स्टेप होगा प्रधान कर्म का विरेचन योग सेवना। चलो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पेशेंट है, पेशेंट ए, आई एम गिविंग द नंबर ए। आपकी पेशेंट ए ने अभी सारे पूर्व कर्म के स्टेप्स फॉलो कर चुके हैं। आपके पास वो आई तो उसको आम पाचन के लक्षण थे, आम के लक्षण थे, आपने उसको आम पाचन किया। फॉर एग्जांपल आपने उसको शंखवटी से उसका आम पाचन किया, 2-2 गोली आपने उसको 3 टाइम दी खाना खाने के बाद, और पूरी डाइटरी प्रिकॉशंस रखी। आपने उसको जो है कोई भी जंक फूड खाने को अलाउ नहीं किया। 1 टाइम शी हैड खिचड़ी, घर का खाना, चपाती, दाल,
सिंपल। एंड शी हैड स्लेप्ट ऑन द टाइम, टाइम पे वो सोई, टाइम पे उठी, और उसको कुछ भी अलाउड नहीं था, ज़्यादा टीवी देखना, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस एंड ऑल, या आपने उसको कुछ भी अलाउ नहीं किया। तो आपके पेशेंट ने अच्छे से 5 दिन तक जो है जब आम पाचन किया, तो आपने 5 दिन के बाद आपको लगा कि अब सारे लक्षण जो है आम के जा चुके हैं, पेशेंट इज निराम। फिर आपने उसको अभ्यंतर स्नेहपान जो है स्टार्ट कर दिया। उससे पहले आपने क्या किया, उसका कोष्ठ चेक किया, ठीक है। आपने देखा कि मृदु है, मध्यम है या क्रूर कोष्ठ है, ठीक है। तो आपको डिसीजन में आ गया कि आपके पेशेंट का जो है मध्यम कोष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको दूध देते हो तो उसको दूध से लूज टूल नहीं लगते हैं। और एवरी डे शी क्लियर अप हर बॉल्स ऑल्सो, हर दिन वो अपना मोशन क्लियर करती थी पहले भी, और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्रूर कोष्ठ था और ऐसा भी नहीं था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉवल्स मूवमेंट थी उसकी। तो इट वॉज अ मध्यम कोष्ठी गर्ल। तो अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मध्यम कोष्ठ है, अब मेरे को स्नेहपान उसको स्टार्ट करना है। तो आप उसको स्नेहपान जो है आपने डिसाइड किया कि 40 ml से मैंने स्नेहपान उसको स्टार्ट कर दिया। एंड देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ द स्नेहम, राइट। इंदुकांतम घृतम है, त्रिफला घृतम है, आपका तिक्त घृतम है, महातिक्त घृत है। तो उसमें से आपने डिसाइड किया इंदुकांतम घृत। 40 ml आपने जो है अभ्यंतर स्नेहपान का पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आपने उसको स्नेहपान जो है करा दिया। अब अगले दिन आपने उसको ऑब्जर्व किया और आपने उसकी डोज जो है अभी जो है 100 ml कर दी। द नेक्स्ट डे यू गेव हर 150 ml, उससे नेक्स्ट डे आपने उसको 200 ml दिया, और उससे भी अगले दिन आपने उसको 250 ml। तो 5 दिन, हम ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, एक स्टोरी की तरह। तो आपने उसको 250 ml दे दिया। अब उस दिन जो है उसके सारे सम्यक स्निग्ध लक्षण जो हैं आ चुके हैं। अब जब उसके सम्यक स्निग्ध लक्षण आ गए हैं तो आपने बोलना है कि अब बस करेंगे, अब हम आगे जो है स्नेहपान नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है जो स्नेह का जो गुण है, ठीक है, और कफ का जो गुण है वो क्या है, सेम है, गुरुता, स्निग्धता। तो उससे कफ का शरीर में उत्क्लेश हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, विरेचन। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विश्राम काल उसको देंगे। 3 दिन का विश्राम काल हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 3 दिन में क्या होगा, उसका जो क्लेश है कफ का वो डाउन आ जाएगा। और साथ में आप क्या करेंगे, इन 3 दिनों में आप उसको बाह्य अभ्यंग करेंगे और स्वेदन करेंगे। जो दोष स्नेहन से, अभ्यंतर स्नेहन से और बाह्य स्नेहन से विलयन प्राप्त कर चुके हैं, वो स्वेदन से अपने स्थान को छोड़कर, शाखाओं को छोड़कर अब वो कोष्ठ की तरफ अपनी प्रवृत्ति करेंगे और कोष्ठ में वो सारे आ जाएंगे। और हमने उनको लाना भी है, ठीक है। एक अभी हमने 2 चीज़ें यहाँ करनी है। एक तो जो कफ का उत्क्लेश हुआ है उसको नीचे लेके आना है, और दोषों को शाखाओं से कोष्ठ की तरफ हमने लेके आना है, राइट। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है। तो अब 3 दिन में उसका जो खाना पीना रहेगा, उसका जो आहार विहार रहेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमने इन 3 दिनों में कफ उत्क्लेशक आहार विहार नहीं देना है। मेरे एक्सपीरियंस में आई नो समवन, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड दे गेव माल पोहा एंड जलेबी whereas he was planning for the virechin. So he didn't get the right results on the day of virechin because he was introducing again कफोत्क्लेशक आहार, और हम करने वाले हैं क्या, विरेचन। वो बिल्कुल गलत है। खाना वाला पार्ट जो है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। दिस इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि बस औषधि देंगे काम हो जाएगा। पेशेंट किस तरह से सो रहा है, किस तरह से उठ रहा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और किस तरह से वो खाना खा रहा है, राइट खा रहा है, नहीं खा रहा है, टाइम पे खा रहा है, विधिवत खा रहा है, ये सब जो है इफ़ेक्ट करता है 100% आपके शोधन के ऊपर। और पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट होता है उसके ऊपर शोधन के लिए 100% इफेक्ट करता है। आई हैव सीन इट वेरी वेरी क्लियरली। सो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हल्का खाना दीजिए। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, उन्होंने बोला कि विरेचन के जस्ट 1 दिन पहले आप अम्ल रस दे सकते हैं। जैसे मौसम्मी का जूस दे दो, आप अनार का जूस दे दो, या नींबू का रस दे दो। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले आप जो इस तरह का थोड़ा सा पित्त को बढ़ाने वाला आहार जो है पेशेंट को दे सकते हो। बट ध्यान रखें खाना जो है नॉर्मल, ईजिली डाइजेस्टिबल, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ तक जो आपका पूरा पूर्व कर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डे जो है विरेचन हमने करना है। तो रात को खिचड़ी दीजिए, हल्का खाना दीजिए ताकि वो अच्छे से पच जाए,
इसका एक कारण है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा खाना देंगे जो अच्छे से नहीं पचेगा और मरीज अच्छे से नहीं सोएगा रात को, तो क्या होगा? नहीं सोने से क्या होता है, यू ऑल नो, नहीं, नींद कम होने से वात प्रकोपित हो जाता है। वात प्रकोपित होगा, वो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा विरेचन होने में। ओके, और अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा, खाना हैवी होगा, तो जैसे ही हम विरेचन की औषधि देंगे, आपका पेशेंट जो है उल्टी मारेगा, हिल वॉमिट, बिकॉज उसका कारण है विरेचन औषध को पचना पड़ता है, तो पाचन ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने एक शॉर्ट स्टोरी में आपको पूरा हमने पूर्व कर्म में क्या किया और इस पूर्व कर्म की क्या वो जर्नी थी प्रधान कर्म तक आने के लिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए, इट विल बी क्लियर। सो इट वॉज जस्ट अ इमेजिनरी स्टोरी। आज क्योंकि हम प्रधान कर्म करने वाले हैं, आज जो है आपके पेशेंट का विरेचन होने वाला है। सो लेट्स अज्यूम कि आज वो दिन आ चुका है, आज वो दिन है जब आपने अपने मरीज का विरेचन करना है। आप शाम को कांटेक्ट करिए, पूछिए जनरल कंडीशंस के बारे में, वाइटल्स के बारे में। अगर वो घर में, अगर आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट है, तो थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज क्या होता है प्रैक्टिकली बहुत कई बार एंग्जाइटी होती है। अगर फर्स्ट टाइम somebody is going for a viration, there is always anxiety, so you have to talk to them, make them calm down and talk to them, और बताइए कि हर चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा ओवर करेंगे तो और एंग्जाइटी होगा, ओवर नहीं होना है, सिचुएशन जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगले दिन की शुद्धि में। ओके, ये बहुत हल्के में लेने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है, आई एम टेलिंग यू, गिव देम इक्वली इम्पोर्टेंस। सो अगले दिन मॉर्निंग में जब आपका पेशेंट उठेगा, कंडीशंस अप्लाइड है, उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपके क्लिनिक में आ रहा है, और फॉर एग्जांपल आपके मान लो पंचकर्म सेंटर पे वो आ रहा है, और हॉस्पिटल में है तो वो अपना अब लास्ट अभ्यंगम और स्वेदन करवाने आएगा, सुबह करवाएगा वो, फॉर एग्जांपल 8 बजे वो करवा लेता है, और हाँ 8 बजे से 9 बजे तक उसका अभ्यंगम स्वेदन सब हो गया, आपने उसको जो है यहाँ तक रेडी कर लिया। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या देखना है, विरेचन योग सेवन से पहले जो उसको मेडिसिन देने वाले हो, सम्यक स्नेहन के लक्षण हो चुके हैं, स्वेदन के हो चुके हैं, दोष जो हैं शाखा से कोष्ठ की तरफ आ चुके हैं, पेशेंट इज चीयरफुल, स्लेप्ट वेल, fully digested his previous meals, virechin is performed in empty stomach after swasti vachan. Okay, so these are the point. जी, अभी सिचुएशन को समझते हैं। आपने मरीज का अभ्यंगम करवा दिया, स्वेदन करवा दिया, और 9 बज चुके हैं। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुबह ही 7 बजे मेडिसिन नहीं दे देना है, 8 बजे भी नहीं देना है। सम्यक श्लेष्म काले गते, जब श्लेष्म काल चला गया, पित्त काल जो है आ रहा है, ज्ञात्वा कोष्ठ, कोष्ठ का ज्ञान आपको पहले से ही है, ये ध्यान रखें। सम्यक विरेचित, तभी जो है आपको सम्यक विरेचन के लक्षण मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। टाइम का भी कितने बजे आप जो है और मेडिसिन जो है विरेचन की अपने मरीज को दे रहे हैं। द बेस्ट टाइम इज़ कंसीडर्ड 9 AM to 10 AM, 10:30 तक इट इज़ ओके। अच्छा, अभी अज्यूम करते हैं कि अभ्यंगम हो चुका, स्वेदन हो चुका, आपने वाइटल्स चेक कर लिए, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पेशेंट इज चीयरफुल, स्लेप्ट वेल डाइजेस्टेड प्रीवियस मील, सो दीज आर द कंडीशंस अप्लाइड एंड ऑल चेक्ड। अभी आपने जो है कोस्ट के अकॉर्डिंग जो है औषधि तैयार कर ली है। औषधि कुछ भी हो सकती है, त्रिवृत अवलेहम हो सकता है, अमलवेतस हो सकता है, अभिपत्ति कर चूर्ण हो सकता है, क्रूर कोष्ठ है, अब इच्छा भेदी रस भी हो सकता है। और आपने मेडिसिन जो है पेशेंट को स्वस्थि वाचन के बाद दे दी। स्वस्थि वाचन यहाँ करना ज़रूरी है। पेशेंट का फेस ईस्ट की तरफ करें, जो कि बताया गया है, नॉर्थ की तरफ करें, और प्रेयर करें। आई ऑलवेज डू प्रेयर्स व्हेन आई कंडक्ट विरेचन और एनी शोधन थेरेपी, बिकॉज बहुत उससे फ़ायदा होता है। एक तो जो एंग्जाइटी लेवल है डाउन चला जाता है, आपका मनोमय कोश जो है शांत हो जाता है, ठीक है, और बॉडी जो है मेडिसिन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं क्रिएट हो जाती हैं। सत्वविजय चिकित्सा और देवोपाश्रय चिकित्सा इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट, सो दिस शुड नॉट बी फॉरगेट। वी हैव टू टेल टू पेशेंट calm down, do prayers, you also do prayers, and it really add benefit in purification, because हम आयुर्वेद में सिर्फ बॉडी को ट्रीट नहीं करते हैं, we are treating mind, we are treating all the पंचेंद्रियास, right?
सो बॉडी जो है सिर्फ एक कंपार्टमेंट नहीं है, ये होलिस्टिक है। तो हमारी अप्रोच जो है होलिस्टिक होनी चाहिए। हमें बिना झिझक के, बिना कुछ ये सोचे कि अब प्रेयर कैसे करें, व्हाट इज़ द पॉइंट, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। ओके, बी कंफर्टेबल, डू इट, योर पेशेंट इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड इट्स वाइस वर्सा। अब सिचुएशन है कि आपने अब मेडिसिन दे दी, अब नेक्स्ट क्या? ओके, सो एक तो आपको नेक्स्ट पेशेंट को बोलना है, यहाँ पे इट इज़ रिटन इन नेक्स्ट स्लाइड्स है, हाँ इट्स रिटन हियर। सो आपको बोला है कि डू नॉट स्लीप नाउ, कि ऐसा नहीं आप मेडिसिन दे के चले गए और मरीज जो आपका सो रहा है। पेशेंट को सोना नहीं है, ही हैज़ टू रेस्ट। कई बार क्या होता है कि आपने पेशेंट को दवाई दी एंड स्टार्ट फीलिंग नॉजिएटिंग काइंड ऑफ थिंग। सो तांबुल सेवन बताया गया है, तांबुल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तांबुल नहीं है, यू कैन गिव लाइम और टू स्मेल और सम गुड फ्लावर स्मेल ऑल्सो, उसका जस्ट माइंड चेंज करने के लिए। यू कैन टेल पेशेंट टू जस्ट वॉक इनसाइड द रूम थोड़ी देर के लिए। ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, एसी की हवा में बिल्कुल ना उसको बैठने दें, और उसका कारण है आप समझते हैं। कोल्डनेस क्या करता है, हमेशा स्तंभन करता है। हमने यहाँ स्तंभन नहीं करना है, हमने यहाँ फैसिलिटेट करना है, ठीक है, दोषों को बाहर निकालना है, तो रोकना नहीं है। इसीलिए हॉट वाटर एडवाइज्ड है। और इसमें सिचुएशन ये नहीं है कि एक बार 3-4 गिलास इकट्ठी पिला दिए मरीज को, उसको सिप सिप करके जो है थोड़ा थोड़ा पानी आपने पिलाना है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने अभी दवाई दी तो क्या उसको 5 मिनट में मोशन शुरू हो जाएगा? दैट कुड बी अ क्वेश्चन, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमने दवाई दी है वो पहले पचेगी, इट हैज़ टू बी डाइजेस्ट, ओके, देन ओनली इट क्रिएट विरेचन इफेक्ट। वेरेज वमन में ऐसा नहीं है। वमन में जब आप औषधि देते हैं वो बिना पचे ही अपना काम करती है और दोषों को बाहर निकालती है। यहाँ पे औषधि को पचना है और उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, 30 मिनट्स, 1 आवर और समटाइम्स 70 मिनट्स, मैक्सिमम 70 मिनट्स जो है देखे गए हैं अगर आपने ठीक डोज दी है कोस्ट और अग्नि के अनुसार। ओके, वेट फॉर 70 मिनट्स, डोंट डू एनीथिंग बिफोर दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अब जी आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है वाइटल्स का, उसकी नाड़ी देखिए, पल्स देखिए, इसका एक परफॉर्मा है। ये एक मैंने एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है। इस तरह से परफॉर्मा आपने डेवलप करना है जब आप जो है अपने पेशेंट का विरेचन करेंगे। फॉर एग्जांपल 8 बजे जो है विरेचन कक्ष में आपका, पंचकर्मा कक्ष में आपका मरीज आ चुका है, उस टाइम उसके वाइटल्स देखिए, उसकी जनरल कंडीशन को असेस करिए और अभ्यंगम और स्वेदन करिए। 9 बजे जब वो स्वेदन हो गया, अभ्यंगम हो गया, फिर से एक बार वाइटल्स देखिए, उसको औषधि दीजिए, वेट फॉर सम टाइम। देन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखिए, पेशेंट को गाइड कर दीजिए कि आपको सोना नहीं है और नोट करिए कि फर्स्ट स्टूल जो है कितने बजे उसको पास होता है, ओके, सेकंड स्टूल कितने बजे पास होता है। अब यहाँ पे इनको हमने वेग कंसीडर नहीं करना है। जब भी कैलकुलेशन होगी वेग की, ये दो जो फर्स्ट 2 मोशंस होते हैं, 2 से 3 मोशंस होते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। इस तरह का परफॉर्मा आपको शाम तक 6 बजे तक डेवलप करना ही है, ओके। उससे एक बिल्कुल आइडिया आ जाएगा, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी किस तरह से विरेचन चला। वाइटल्स बीच में चेक करना ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वेग के बाद आपके मरीज को आपने आधा ग्लास जो है वार्म वाटर जो है पीने के लिए बोलना है, ही हैज़ टू ड्रिंक। दिस आई डिस्कस्ड। अब देखिए, आपने एक बार औषधि दे दी है, उसमें 2 चीज़ें क्लासिकली हम पढ़ते हैं, औषध जीर्ण लक्षण और औषध अजीर्ण लक्षण। मतलब औषधि पच गई है कैसे पता चलेगा? अनुलोमन, पिपासा, स्वास्थ्य, मन प्रशांत, शुद्ध उद्गार, क्षुत इंद्रिय प्रशांति, ये लक्षण बताए गए हैं। मतलब दवाई पच जाएगी तो पेशेंट विल फील बेटर, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को वीकनेस हो रही है, उसको थोड़ी हल्की सी उसको भूख लगेगी, उसका मन पानी पीने को भी करेगा और स्टेट ऑफ माइंड बहुत काम डाउन होगी, सेंसेस उसकी शांत होंगी और उद्गार, उसका जो बेल्चिंग होगा वो इट विल बी क्लियर। सो ये जनरल कंडीशंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मेडिसिन पचने के बाद, और उसके थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि वेग जो है शुरू हो जाते हैं। अगर आपका मरीज रात को ढंग से नहीं सोया है, अगर उसको एंग्जाइटी है, पिछले दिन उसने कुछ ऐसा खा लिया है कि वो उसको खाना पचा नहीं है, तो योर पेशेंट इज गोइंग टू फेस दीज थिंग्स इफ यू गिव मेडिसिन इन दोज कंडीशंस। मीन्स पेशेंट आपको बोलेगा पूरी बॉडी में मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बिकॉज जो औषधि आप दे रहे हो दैट इज नॉट कामिंग, दैट इज उष्ण तीक्ष्ण इन नेचर, राइट? विवाई विकासित गुण दे आर कैरिंग विद दैट, सो दे विल बी दाह, अंगसादा, पूरी बॉडी में
पेन होगा, वीकनेस होगी, और कहीं आपने अगर मृदु कोष्ठ को तीक्ष्ण औषधि दे दी है, देन यू आर गोइंग टू फेस, योर पेशेंट इज गोइंग टू फेस भ्रम, मूर्छा, शुरुरुजा, अर्तियन, बलहानि. सो माई एडवाइस इज ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए. बी केयरफुल, बी ऑब्जर्वेंट and be consistent with all the observations and thoroughly checkups. Okay, so देखिए अब विरेचन शुरू हो चुका है. जो फर्स्ट दो बार जो आपका पेशेंट टॉयलेट जा रहा है तो वो आपने इग्नोर करना है, उसको काउंट नहीं करना है. अब ये है वेग निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम ये फाइनलाइज करेंगे कि आपके पेशेंट की कौन सी शुद्धि हुई, डिटॉक्सिफिकेशन कौन से लेवल का हुआ है, प्रवर बहुत अच्छा हुआ या मीडियम हुआ या कम हुआ. ओके, दैट इज वाई प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि एंड अवर शुद्धि इज एडवाइज्ड. अब देखिए, अगर वेग है पहला, दूसरा है मानकी, आंतकी एंड लैंगिकी. पहला है वेग. वेग के आधार पर अगर 30 बार वो टॉयलेट जाता है पहले 2 वेग को छोड़कर, तो मतलब प्रवर शुद्धि है. अगर वो 20 बार टॉयलेट जा रहा है तो मध्यम शुद्धि है, और अगर वो 10 बार जा रहा है तो अवर शुद्धि है. मानकी जो है क्राइटेरिया वो लिया गया है वेट के ऊपर. तो जो शुद्धि हुई है, अगर 4 प्रस्थ है क्वांटिटी के हिसाब से प्रवर, 3 प्रस्थ है मध्यम, अवर शुद्धि जो है 2 प्रस्थ. इसको बहुत प्रैक्टिकलिटी में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, because then you have to, when we do research and all, then there should be some pots which we have to measure how much quantity is coming, then only this criteria we can understand or follow, but it is not in practically practiced. Third is आंतकी. आंतकी हमेशा कफांत ही होगी, चाहे वो अवर है, मध्यम है या प्रवर शुद्धि है. अंत जो होगा कफांत ही होगा, तभी उसको जो है अच्छा विरेचन समझा जाता है. लैंगिकी जो क्राइटेरिया है 4th वन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है. ठीक है, लैंगिकी का मतलब है सम्यक विरेचन लक्षण. अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को 30 वेग आ चुके हैं और जो लक्षण हैं वो अयोग्य हैं तो उसको परफेक्ट विरेचन नहीं समझा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि 10 वेग आए हैं और अति योग के लक्षण आ चुके हैं उसको भी परफेक्ट विरेचन नहीं समझा जाएगा. परफेक्ट विरेचन वो तभी होगा जब वेग का नंबर कुछ भी हो, चाहे 30 हो, 20 हो, 10 हो, जब उसके लक्षण जो हैं परफेक्ट होंगे, सम्यक विरेचन लक्षण होंगे, तभी जो है उसको अच्छा या परफेक्ट विरेचन समझा जाता है. ठीक है, सो ये क्राइटेरिया आपने इस तरह से समझना है. जो लक्षणास हैं, सम्यक विरेचन लक्षण, अयोग विरेचन लक्षण, अतियोग विरेचन लक्षण, ये हम अगली क्लास में समझेंगे. ओके, सो नेक्स्ट एक और यहाँ पे हमें समझने को मिलता है हृत दोष लक्षण. हृत दोष वो लक्षण होते हैं कि किस प्रोसेस से, किस मेथडोलॉजी से जो दोष जो है आपके बाहर निकल रहे हैं. तो जैसे कि पासिंग ऑफ विट, पित्त, कफा इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में जब जो है दोष बाहर निकलते हैं उसको जो है हृत दोष लक्षण बताया गया है. और इसमें पेशेंट जो है आपका लाइट फील करता है. सी आई हैव गॉन फॉर अ विरेचन प्रोसीजर 3 times इन माई लाइफ. यहाँ पे फर्स्ट शब्द जो बोलते हैं ये दौर्बल्य बोला गया है, बट मैंने कभी भी दौर्बल्य फील नहीं किया. आई नेवर फेल्ट वीक. सो होता क्या है कि जब भी बॉडी में प्योरिफिकेशन होगी, आपके स्रोतस जो है खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा. एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ फीलिंग द वीक इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर वाटर आफ्टर द एवरी वीक. ओके, देयर वोंट बी एनी डिहाइड्रेशन. सो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वो प्राण का जो फ्लो है ना वो बहुत तेज़ी से आपके पूरे स्रोतस में इंक्रीज हो जाता है. मेरा एक्सपीरियंस बताता है, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर अ विरेचन, it was 23 vegas and by 6 o'clock my energy level was double. I was not weak at all. So that is the experience. Yes, you feel very light because हवा जो प्राण शक्ति है वो कहाँ जा, वो आपको लाइट गिव अ फीलिंग ऑफ द लाइटनेस. कार्शन्यता, yes, you reduce 3 to 4 kg in the whole process from Dipana Pachana to till Samsarjana Krama, but my dear friends, you are going to gain that weight again. It don't remain for a long time, okay, because that is not a fat loss. So that is the Hrit dosha lakshanas. So in summary,
आज की क्लास में हमने समझा कि विरेचन के योग को आपने कैसे एक मरीज को देना है। पूरी हमने स्टोरी से समझा हमने, और हमने समझा आतुर की परिचर्या और निरीक्षण कि आपने जब उसको मेडिसिन दे दी, उसके क्या 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 हमने स्टेप्स फॉलो किए विरेचन के दिन। उसका अभ्यंगम किया, स्वेदन किया, स्वस्तिवाचन किया, फिर आपने उसको उसके कोस्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन इंट्रोड्यूस की। मेडिसिन के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है उसने आपके पेशेंट ने कौन कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, किस तरह का पानी देना है, क्या उसको ठंडा हवा और पानी उसको नहीं हमने देना है, वार्म वाटर ओनली एडवाइज्ड। पूरा जो पूरे दिन का ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट, और कितने वेग आते हैं, 10 वेग हैं, 20 वेग हैं, 30 वेग हैं, कफांतक है हर इसमें, और लैंगिकी क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट है ये आज हमने समझे हैं। जो लैंगिकी क्राइटेरिया है वो अगली क्लास में मैं डिटेल में जाने वाली हूँ, तो वहाँ हम समझेंगे कि उन लक्षणों से हमें पता चल जाएगा कि विरेचन का डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से हुआ है, और अगर एक्सेस हो चुका है, if there is a Vyapat, then how to manage those conditions, really very important. Those things we are going to discuss in our next classes. So thank you so much. I really appreciate your attention. I hope you enjoyed the class, and do subscribe the channel, share with your friends, share the knowledge, and hit the like button and leave a comment. If any question is there, write down there. I would love to answer. Okay, it's all free. Do it right now. Come on. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.